हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरओ के पेपर को लेकर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में आरओ के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए हमारी ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सीरीज में सारे कंप्लीट करेंगे। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 1953 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी है 1957 में, या ऑप्शन डी 1959 में। तो EMS नमूद्रीपाद जो थे, EMS नमूद्रीपाद, ये नाम आप याद रखेंगे। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि साम्यवादी सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? EMS नमूद्रीपाद। जो इसमें पहले जो साम्यवादी सरकार बनी थी, इसमें ये मुख्यमंत्री बने थे। कब हुआ था गठन? 5 अप्रैल 1957 को केरल में हुआ था। 5 अप्रैल 1957 को प्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी भारत में, ये केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन किया गया है और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के CAG हैं। वर्तमान में भारत के CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के बारे में वर्णन किया गया है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उसी को बाद में भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को। और हमें बताना है कि प्रस्तावना में नागरिकों को कौन कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो सभी स्टूडेंट्स को प्रस्तावना अच्छे से याद होनी चाहिए कि उसमें कितने न्याय हैं, किस प्रकार के न्याय हैं और किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो संविधान में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता दिलाने। तो 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी तक एक बार संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य होते हैं, तो इस समझौतों को प्रभावी बनाने तो संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 253 के तहत कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 250 या अनुच्छेद 253। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के
विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 4 नाम दिए गए हैं 4 राष्ट्रपतियों के? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी। तो कौन से राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप बताएंगे। फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, 1974 से 1977 के बीच में ये राष्ट्रपति रहे थे। 1974 से 1977 के बीच में भारत के 5वें राष्ट्रपति थे ये। उसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे 1992 से 1997 तक। 1992 से 1997 तक, और ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद में है नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। 1977 से 1982 तक भारत के 6ठे राष्ट्रपति। और जब ये 1977 में राष्ट्रपति बने थे उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे और ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी भारत जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा ये 9वें राष्ट्रपति थे और फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। दूसरा है सदन की कुल सदस्यता का आधा। ऑप्शन सी है सदन की कुल सदस्यता का 1/4। ऑप्शन डी है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। अगर गणपूर्ति नहीं है, कोरम की संख्या पूरी नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बैठक को स्थगित कर दे। तो बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, यानी 10वें हिस्से से अगर कम होगा तो बैठक को स्थगित करने की जिम्मेवारी रहती है लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष की। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? भारतीय संविधान में शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया। पहले 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी थी? सिंधी भाषा। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 14 भाषाएं शुरुआत में थी, उसके बाद 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। आप एक नाम याद रखेंगे, सिंधी नमक। तो इससे क्या होगा? सिंधी को पहले 21वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक यानी न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। इससे आपको 2 संविधान संशोधन याद हो जाएंगे। उसके बाद 21 और 71 को आप मिला लेंगे तो कितने हो जाते हैं? 92। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया था। मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा और 1993 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी को न जोड़ के यहाँ पे मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए सबसे पहले
पीवी नरसिम्हा राव ने, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट नीति को लागू किया था। लुक ईस्ट नीति, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा कौन सी नीति लागू की गई थी? लुक ईस्ट नीति। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 6 सूत्री प्रस्ताव लाया गया था। और अभी इस लुक ईस्ट नीति को क्या कर दिया गया है? एक्ट ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट नीति। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी नीति लागू की गई थी? लुक ईस्ट नीति। उसके बाद 6 सूत्री प्रस्ताव दक्षिण एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में परिवर्तित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 सूत्री प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ योजनाएं हमें बताई गई है और हमें बताना है कि कौन सी किस टाइम में लागू हुई थी। पहला है महिला समृद्धि योजना 1993, दूसरा है महिला सशक्ति योजना 1998, तीसरा है महिला साम्राज्य योजना 1989 या ऑप्शन डी राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। क्वेश्चन नंबर 9 का आप सही आंसर बताएंगे। पहला महिला समृद्धि योजना देख लीजिए, ये 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी और ऋण उपलब्धता के लिए, महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। 2 अक्टूबर 1993 से, तो पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना 1993 में ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है, 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई थी। दूसरा है महिला सशक्ति योजना, ये आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए महिलाओं में, लिख लीजिए आप इसको, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए। और ये कब हुई थी? 1998 में। महिला साम्राज्य योजना 1989 में। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना आंगनवाड़ी में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू हुई थी 2003 में, नहीं 2001 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में शुरू ना होकर 2001 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दी गई सूचियों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हमें सूची एक दी गई है और दूसरी सूची दी गई है, उसमें हमें प्रयुक्त विकास मॉडल दिए गए हैं और प्रथम में पंचवर्षीय योजनाएं, यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी चली थी, उसमें वो कौन कौन से मॉडल पे आधारित थी? 4 पंचवर्षीय योजनाएं दी गई है। प्रथम एस चक्रवर्ती मॉडल, द्वितीय हेरोड डोमर मॉडल, तृतीय अशोक रुद्र मॉडल और चतुर्थ महालनोबिस मॉडल। लेकिन ये क्रम में जो दी गई है सही नहीं है, हमें इन्हें सही बताना है कि सही से किस तरह से ये क्रम में आएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस विकास मॉडल पे आधारित थी? इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है द्वितीय, ये कौन सी भी थी? महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। अगर आपको एक का भी पता होगा ना तो आप आसानी से आंसर निकाल ले जाएंगे। बी का क्या हो जाएगा? 4, और बी का 4 किस में दिया गया है? सिर्फ 1 में दिया गया है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 2, यानी प्रथम का हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पे, द्वितीय महालनोबिस मॉडल पे, तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल पे, और चतुर्थ जो है अशोक रुद्र मॉडल पे। 2 4 3 1, 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी, द्वितीय महालनोबिस मॉडल पे, तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल पे और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित थी। योजना आयोग के द्वारा आपकी ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थी। अभी योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग, और पंचवर्षीय योजनाएं अभी नहीं लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत, ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र या ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र।
तो बताइए शाबाश, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप बताएंगे। अगर हम आर्थिक समीक्षा 2021 की 21-22 की बात करें तो उसके हिसाब से भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 53%। 53% योगदान है सेवा क्षेत्र का। और कृषि क्षेत्र का योगदान होगा 18.8% है। 28.8% आपका औद्योगिक उद्योग क्षेत्र का हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसका है? सेवा क्षेत्र का। तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? कोई भी धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है सिर्फ लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में उल्लेख है। धन विधेयक का वर्णन कहाँ है? 110 में। और ये हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा अगर इसमें कोई संशोधन से संबंधित प्रस्ताव देती है तो ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उसको मानती है या नहीं। अगर 14 दिनों के भीतर राज्यसभा उसे वापस नहीं लौटाती है तो वो लोकसभा में जिस तरह से पारित हुआ था उसी तरह से उसे पारित मान लिया जाता है। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पे साइन करने के बाद ये कानून बन जाता है। तो 14 दिनों का टाइम होता है राज्यसभा के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। अगर नहीं देगा तो वो वैसे ही पारित मान लिया जाएगा जैसे लोकसभा में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है क्या माना जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं और जब बच्चे इस तरह के क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है तो उसे क्या माना जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। सीमांत कृषक ऑप्शन बी है, बड़ा कृषक ऑप्शन सी है, मध्यम कृषक या ऑप्शन डी लघु कृषक। क्वेश्चन नंबर 13 का आप सही आंसर बताएंगे। सीमांत कृषक के पास कितनी जोत होती है? तो 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास होगी वो क्या कहलाएगा? सीमांत कृषक। उसके बाद है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक होगी वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे लघु कृषक। और जिनके पास 2 से 4 तक होगी वो कहलाएंगे अर्ध मध्यम कृषक। उसके बाद जिनके पास 4 से 10 तक होगी वो कहलाएंगे मध्यम कृषक। और जिनके पास 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होगी, 10 हेक्टेयर से अधिक जोत, वो क्या कहलाएंगे? वो बड़े कृषक कहलाएंगे। तो आप इन सभी को याद रखेंगे। कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि 1 हेक्टेयर से कम वाले क्या कहलाते हैं? सीमांत कृषक। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 2 हेक्टेयर तक वाले लघु कृषक, 2 से 4 वाले अर्ध मध्यम कृषक और 4 से 10 वाले मध्यम कृषक और 10 हेक्टेयर से अधिक वाले बड़े कृषक कहलाएंगे। तो 1 हेक्टेयर से कम हमसे पूछा, 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वो क्या होंगे? लघु कृषक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत वाले क्या कहलाएंगे? लघु कृषक कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें क्या माना जाता है? यानी जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है सालाना का और जिनका कारोबार 5 करोड़ तक का है उन्हें क्या माना जाता है? छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम और मध्यम उद्यम। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप बताएंगे। 3 प्रकार के उद्यम होते हैं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम। सूक्ष्म वो होते हैं जिनका जो है 1 करोड़ तक विनियोग है, 1 करोड़ तक, ये होंगे सूक्ष्म वाले। जिनका विनियोग 1 करोड़ है यानी जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है लेकिन वार्षिक टर्नओवर कितना होता है? 5 करोड़ तक। 5 करोड़ ये होता है टर्नओवर।
और ये है विनियोग। तो ये क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म। उसके बाद में आ जाते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इनका हो जाएगा विनियोग 5 से 10 करोड़। ठीक है, जिनका विनियोग 5 से 10 करोड़ है और जिनका सालाना कारोबार कितना है? 5 से 50 करोड़ का, 5 से 50 करोड़ तक का, 5 से 50 करोड़। इनका टर्नओवर कितना हो जाएगा? 5 से 50 करोड़। उसके बाद में आ जाते हैं मध्यम उद्योग। तो मध्यम उद्योग का क्या होता है? 10 करोड़ से 50 करोड़ का जिनका विनियोग होता है, 10 से, इनका 10 से बाद में आ जाएगा 10 से 50 करोड़, और 50 करोड़ से जिनका रहेगा 50 से 250 करोड़। तो ये किस में आ जाएंगे? ये मध्यम में आ जाएंगे। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिनका विनियोग कितना है? 1 करोड़, 1 करोड़ विनियोग है और कारोबार कितने का है? 5 करोड़ का। तो ये किस में आ रहे हैं? ये सूक्ष्म में आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 से 10 करोड़ जिनका विनियोग है और 5 से 50 करोड़ का जिनका टर्नओवर है वो आ जाएंगे लघु उद्योग में। उसके बाद मध्यम में कौन से आएंगे? 10 से 50 करोड़ का जिनका इन्वेस्टमेंट है और 50 से 250 करोड़ का जिनका टर्नओवर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि कोई भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आएंगे ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया था? भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया था? ये बिल आप सभी को याद होगा क्योंकि इसको लेकर बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। 2020 में ये बिल लाया गया था। तो इसमें क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन ए देख लीजिए, आवश्यक वस्तुएं। ऑप्शन बी है संविदा कृषि। ऑप्शन सी है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन डी है कृषि उत्पादन विपणन समितियां। इसको लेकर काफी बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। तो किसको इसमें शामिल नहीं किया गया था? एक वर्ड आपको उस टाइम बार बार सुनने में आ रहा होगा, एमएसपी। तो एमएसपी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसी को लेकर जो है बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम कब लाया गया था? 1870। साझेदारी अधिनियम कब लाया गया? 1932। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो कौन सा अधिनियम कब लाया गया था ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। इसमें से एक जो है गलत है, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप सही आंसर बताएंगे। तो कंपनी अधिनियम 2013 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम है जो कि कंपनियों के निर्माण और उनके उत्तरदायित्व, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कंपनियों के निर्माण, उत्तरदायित्व यानी उनके रख रखाव, उनके निदेशक की नियुक्ति, उनको हटाना, इन सब से संबंधित है कंपनी अधिनियम 2013। तो ये एकदम करेक्ट है। कंपनी अधिनियम 2013 में लाया गया था। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में लाया गया था ये। बाकी साझेदारी अधिनियम ये करेक्ट है। वस्तु विक्रय अधिनियम वस्तुओं को बेचने से संबंधित अधिनियम 1930 में, और साझेदारी अधिनियम 1932 में। बाकी सभी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में नहीं बल्कि 1872 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, आरबीआई के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन बी है डॉक्टर आई.जी. पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर डी सुब्बाराव या डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आरबीआई के गवर्नरों की सूची दी गई है। कौन सा गवर्नर किस टाइम पे था, हमें इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देख लीजिए डॉक्टर सी रंगराजन, तो ये 1992 से 1997 तक रहे थे, 1992 से 1997 तक। उसके बाद में है डॉक्टर आई.जी. पटेल, तो ये 1977 से 1982 तक रहे थे, 1977 से 1982 तक। उसके बाद में है डॉक्टर डी सुब्बाराव, ये 2008 से 2013 तक रहे थे, 2008 से 2013 तक। उसके बाद में है डॉक्टर मनमोहन सिंह, 1982 से लेके 1985 तक रहे थे, 1982 से 1985 तक रहे थे।
अब इनका टाइम पीरियड देख लीजिए। सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे पहले नंबर पे आएंगे। उसके बाद में कौन थे? 1977 से सबसे पहले आएंगे डॉक्टर आई.जी. पटेल, 1977 से 1982 तक थे। उसके बाद में बने थे मनमोहन सिंह, दूसरे नंबर पे ये थे, और तीसरे नंबर पर डॉक्टर सी रंगराजन, और चौथे पे आ जाएंगे डॉक्टर डी सुब्बाराव। 3 1 4 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका कालक्रम आप याद रखेंगे, किसी भी गवर्नर का लिख के आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद। कौन सा शहर है जो मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर का मतलब है जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन नहीं है, और 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। 10 लाख। कौन से शहर की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? तो यूपी के 7 ऐसे शहर हैं जो मिलियन शहर बन चुके हैं, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, लेकिन मुरादाबाद इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का मुरादाबाद शहर मिलियन शहर में शामिल नहीं है। कौन कौन से शहर हैं? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज, ये सभी मिलियन शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है लोकसभा को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों को, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार को। भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 में नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी यानी संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कौन एक है जिन्हें राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना करने की? सबसे पहले आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें राज्य की आकस्मिक निधि के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राज्य की आकस्मिक निधि जिसमें हम जरूरत पड़ने पर जहाँ से हम पैसा निकाल सकते हैं किसी भी मजबूरी के टाइम, तो ये राज्य की अगर हम बात करें तो ये होता है किसी राज्य की विधानमंडल के पास। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे राज्य नहीं लिखा होता तो हम इसका आंसर संसद देते, लेकिन अभी इसका क्या आंसर हो जाएगा? राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी ये सीरीज हमारी जो है चलती रहेगी। जितने भी पिछले 10-12 सालों में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम अभी आने वाला है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। हम भी आपके साथ डेली जो है क्लास लेके आते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।